पहले था यहाँ वो गोरखों का। जहर नहीं बेचता हूँ। विवाद शुरू हो गए। 7 मोर्चों में रोका जाए और टाइम का अंदाजा लगाने के लिए घड़ी बनाई गई। तो जब उसमें से ब्लड निकला तो फिर यहाँ के राजाओं को बुलाया गया। गोरखों के बाद आए अंग्रेज। ये पूरी दीवार है, ये दीवार है, जो दीवार देख रहे हैं ये पूरा ऐसे कवर है। आते हैं सभी जगह पे लोग आते हैं यहाँ पर। मंदिर जो था केदारनाथ जी के तर्ज में था। तो भगवान शंकर जो है चलते चलते आगे अंगारी में जाके बैठ गए। अंग्रेजों के बाद अब हुआ भारत माता। चाय 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 चलेगा, चाय बढ़िया मिलेगा। भारत में सुबह की शुरुआत का एक अनिवार्य हिस्सा है चाय। यह भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, जो न केवल घरों में मेहमान नवाजी का प्रतीक है बल्कि व्यावसायिक दुनिया में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के महानगरों से लेकर छोटे बड़े कस्बों और गांव तक में चाय के स्टॉल व दुकानों की भरमार है। करीब 140 करोड़ जनसंख्या वाले भारत की लगभग 72% आबादी रोजाना चाय का सेवन करती है। यह इस बात का प्रमाण है कि चाय कितनी गहराई से भारतीय समाज में समाई हुई है। हर साल दुनिया भर में करीब 59,66,467 टन चाय का उत्पादन होता है, जिसमें भारत और चीन सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। भारत में चाय का इतिहास खंगालने पर एक ओर जहां ब्रिटिश राज के राजनीतिक षड्यंत्रों और उसकी महत्वाकांक्षी गहरी जड़ों का उजागर होता है, वहीं प्राकृतिक सुंदरता को प्राथमिकता देते हुए उसे संजोए रखने व विकास कार्यों का श्रेय भी ब्रिटिशर्स के नाम है। उत्तर भारत के कुमाऊं और गढ़वाल में भी चाय बागान व व्यापार के इर्द गिर्द राजशाही हुकूमत और ब्रिटिश राज का लंबा इतिहास मौजूद है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की ठंडी जलवायु ने ब्रिटिश औपनिवेशकों को चाय बागानों के लिए आदर्श स्थल प्रदान किया। उत्तर भारत यानी उत्तराखंड ऐतिहासिक रूप से कई शाही गढ़ों अथवा किलों में विभाजित था, जिस कारण इसे गढ़वाल कहा गया। इन सभी गढ़ों पर अलग अलग राजाओं का एकाधिकार था। 21 अप्रैल सन 1815 को अंग्रेजों ने गढ़वाल के पूर्वी हिस्से पर अपना शासन स्थापित कर गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में अपनी सत्ता का विस्तार किया। इसी बीच राजनीति व सत्ता से दूर गोरों की नजर एक ऐसे स्थान पर पड़ी जिसकी खूबसूरती ने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। ग्वालदम। ग्वालदम उत्तराखंड में स्थित एक खूबसूरत कस्बा है जिसे टी स्टेट के नाम से जाना जाता रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर बसा ग्वालदम समुद्र तल से लगभग 1960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रिटिशर्स ने इस स्थान को एक खूबसूरत हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया और साथ ही ग्वालदम गांव में ही चाय खाना भी खोला। यहां से हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां त्रिशूली व नंदा घुंगटी का अद्वितीय दृश्य अपनी ओर आकर्षित करता है। ग्वालदम की प्राकृतिक सुंदरता से अंग्रेज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सन 1890 के आसपास यहां लकड़ी से तैयार खूबसूरत नक्काशी वाले कॉटेज व हट्स तैयार करवाए। यह सुंदर गेस्ट हाउस आज भी आपको यहां अपने स्थान पर जस के तस नजर आएंगे, जो आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की कहानी बयां करते हैं।
अब यह गेस्ट हाउस वन विभाग के अधीन एक सरकारी संपत्ति है। केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल में पर्यटन विभाग के परियोजना अधिकारी डॉक्टर सर्वेश उनियाल लंबे समय से भारत के विभिन्न राज्यों के पर्यटन स्थलों के भौगोलिक वातावरण व इतिहास के जानकार हैं। ग्वालदम के इन्हीं सुंदर पहाड़ियों के बीच बचपन से पले बढ़े डॉक्टर सर्वेश से बात करते हुए हम ग्वालदम को बेहतर समझ पाए हैं। पहाड़ों को समझने और पहाड़ों को सजाने में अगर अंग्रेज़ों की हम अन्य बातों को छोड़ दें तो उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने पूरे देश में बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशन डेवलप किए, उन्होंने अच्छे अच्छे स्थानों का चयन किया और उत्तराखंड में भी बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेज़ों ने अपने लिए सैरगाह स्थापित करी। और सैरगाह स्थापित करने से पहले वो जगह जगह पर गेस्ट हाउसेस बनाते थे जिसे डाक बंगला कहते थे। तो उसी तरह ब्रिटिशर्स ने गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में ये जो स्थान है ग्वालदम, इसको भी अपनी एक सैरगाह चुना और उसको विकसित करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर डाक बंगला बनाए। ये 1890 में ब्रिटिशर्स ने ये डाक बंगला बनाया। इसके अलावा भी 2-3 इनके लॉग हट्स थे और इसके आसपास पूरे परिसर में बहुत सारे लॉग हट्स थे जो कुछ खत्म हो गए। और यहीं से लगभग 12 किलोमीटर दूर तलवाड़ी है, वहाँ पर बड़े बड़े चाय बागान के बीच में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बंगले वहाँ भी बनाए। देखिए, जो ब्रिटिश स्थापत्य कला है वो हमेशा पहाड़ों में रहती है और वो बर्फ़ के क्षेत्रों में रहते हैं। तो वहाँ का जो स्थापत्य कला है, जो वहाँ के उनके घर होंगे या बंगले होंगे, वो बिल्कुल ढालदार होते थे, टिन के होते थे ताकि बर्फ़ उसमें न रहे। उनके जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं वो पूरब की ओर खुलते हैं, हिमालय का व्यू दिखा, मतलब व्यू का उसमें बहुत महत्व होता था कि उसकी खिड़कियाँ जहाँ खुलें तो उसमें दृश्यावलियाँ हों। मतलब उसका जो निर्माण की शैली थी वो जगह के हिसाब से और उस परिवेश के हिसाब से होती थी। तो आप कहीं पे भी देखेंगे, किसी भी स्थान पर देखेंगे जहाँ आपको फॉरेस्ट के बंगले मिलते हैं, वो एक तो बेहद सुंदर जगह पे होते हैं, दूसरा उनका आर्किटेक्ट बहुत सुंदर होता है और तीसरी उनकी बनावट बहुत ही आकर्षक होती है। उसमें लकड़ी का प्रयोग होता है, उसमें टिन का प्रयोग होता है, उसमें खिड़कियाँ विधिवत दृश्यावलियों को दर्शाती हैं। अब जो जिसे हम बार बार कहते हैं कि वो सैर सपाटा न होकर सैर सलीका की तरफ जाए, तो ऐसे स्थानों को संरक्षित करना है। और जो विरासत का पर्यटन है, जो हेरिटेज टूरिज्म है, उस श्रृंखला में इन तमाम स्थलों को जोड़ने की आवश्यकता है। देश के प्रत्येक हिल स्टेशन में अगर आप जाएंगे तो हर जगह चाय के बागान हैं। आप कौसानी में देखेंगे चाय के बागान हैं, मसूरी, देहरादून चाय के बागान थे और दार्जिलिंग है, असम में चाय के बागान हैं। यहाँ मौजूद 200 किलोमीटर लंबा लॉर्ड कर्जन ट्रैक ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के नाम पर है। यह ट्रैक गढ़वाल कुमाऊं के उच्च क्षेत्र से होकर उत्तराखंड के दिव्य हिम शिखरों और बुग्यालों यानी मखमली घास के मैदानों के दर्शन कराता है। जो ये वाली जगह है, अंग्रेजों को का एक बहुत ही पसंदीदा ट्रैक उत्तराखंड में था। अल्मोड़ा से लेकर के और क्वारी पास तक उसको वो लॉर्ड कर्जन ट्रैक नाम से पॉपुलर हुआ। वो आज भी उस ट्रैक पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। वो एल्टीट्यूड ट्रैक है और वो रूपकुंड से कनेक्ट करता है और नंदा देवी राजजात का जो मार्ग है उससे भी कनेक्ट होता है। तो उस ट्रैक के लिए जब भी उनके कोई गेस्ट आते थे और वो लॉर्ड कर्जन ट्रैक पर ट्रैकिंग करते थे, तो उसके लिए ये आधार स्थल था। यहाँ पर वो आकर के कुछ दिन अपने को ठीक करते थे, प्रकृति के बीच में अपना सामंजस्य बनाते थे और अपनी ट्रैकिंग की तैयारियां करते थे। तो इस गेस्ट हाउस को उस रूप में उन्होंने प्रयोग किया। तो लॉर्ड कर्जन ट्रैक का ये बहुत ही पसंदीदा स्थल था। इसके बाद वो यहाँ से रूपकुंड के लिए और वहाँ से क्वारी पास औली के लिए ट्रैक करते थे, जिसमें माण और आपका बैदनी ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ती थी। क्योंकि भीड़ भड़ाका बढ़ रहा है, जो हमारे पहले के पॉपुलर हिल स्टेशंस थे वो बहुत ओवर क्राउडेड हो गए हैं। तो इसलिए उन स्थानों की ओर पर्यटकों को धीरे धीरे भेजें जो थोड़ा दूर हैं मगर बहुत सुंदर हैं। और उन्हीं की श्रृंखला में ग्वालदम एक बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। ये टाइम जानने के लिए उस वक्त का एक किस्म से घड़ी बहुत कम लोगों के पास होती थी। आम जनता को या पूरे यहाँ के स्टाफ को देखना है कि साहब कितने बजे आ रहे हैं, तो टाइम का अंदाज़ा लगाने के लिए घड़ी बनाई गई है। ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है, इसको इस तरह से सिस्टम किया गया है। देखिए ये पूरा इसमें प्लेट लगा हुआ है और ये टाइम को पूरा बताती है। ये 12 बजे है, फिर इधर 1, 2, ये हर घंटे का इस तरह और सेकंड्स का भी इसमें।
यहाँ का ग्रामीण परिवेश और उसमें जीवन यापन करते भोले भाले लोगों की रोजाना की साधारण जीवन शैली ही इसे औरों से खास बनाता है। पिछले 40 वर्षों से स्थानीय निवासी कैलाश चंद्र रोजाना यहाँ जंगल में अपनी बकरियों को चारे के लिए लेकर आते हैं। एक समय पर उन्होंने यहाँ से बाहर शहरों में भी काम किया, लेकिन उन्हें इससे बेहतर स्थान कहीं नहीं दिखता। ना बच्चे तो नहीं सीख पाए अभी, पर थोड़ी बहुत अनुभव है उनको, इस चीज़ के बारे में अनुभव है। पहले तो अंग्रेजों का यहाँ बहुत वो है, ये सारा उन अंग्रेजों को बना हुआ है, ये खेत हैं इसके नीचे ही सारे बने हुए अंग्रेजों के टाइम पे। पहले था यहाँ वो गोरखों का, गोरखों के बाद आए अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद अब हुआ भारत माता। अच्छा, ये ना हम तो बढ़िया जगह है, ठंडा इलाका है बढ़िया। 17 साल तो मैं भी बाहर रहा, दिल्ली रहा, लखनऊ रहा, यही शिमला रहा, सोलन में रहा। अच्छा। हमारे श्रीनगर में। इस स्थान को बीना तोली कहा जाता है, जहां से ग्वालदम का बहुचर्चित बधानगढ़ी ट्रैक की शुरुआत होती है। यहाँ पिछले 60 से 70 के दशक पुरानी चाय की दुकान भी है, जहां से ट्रैकर्स चाय की गर्मा गर्म चुस्की के साथ अपना सफर शुरू करते हैं। बिना तोली है ना इसका नाम? हाँ सर। बिना तोली। और जहर नहीं बेचता हूँ। वो नहीं। दादा के टाइम की है सर। अच्छा। पहाड़ में होता ही क्या है सर, थोड़ी बहुत, वो भी आप जंगली सुअर खा दे रहे हैं। बाहर भी क्या करें सर, देख गर्मी में है ना, बहुत ट्राई किया सर, 2-3 बार आर्मी की भर्ती देखी। छोटा भाई भी इधर है सर, यहीं से ग्वालदम जाता है स्कूल। ये मान के चलो कि 1986 में मेरे पापा आ गए थे इधर, 86-87 में। हाँ, शादी नहीं करनी है मेरे को। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई 2 बहन, सबसे बड़ा हूँ मैं। बधानगढ़ी का यह ट्रैक दक्षिण काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 2260 मीटर ऊंचाई पर स्थित मंदिर 19वीं सदी में देवी काली को समर्पित किया गया था। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह प्राचीन मंदिर कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर जो है प्राचीनतम सिद्धपीठ है, माँ भगवती का जो है प्राचीनतम सिद्धपीठ है। प्राचीन काल में जो है यहाँ पर जो है कि सतयुग में जो है पानी का सरोवर था यहाँ पर। तो और इस सरोवर में जो है कि शिव और पार्वती जो है जल क्रीड़ाएँ करने आती थी यहाँ पर, और इसी हिसाब से जो है आंगिरस ऋषि जी आए यहाँ पर प्राचीन काल में। तो वो सरोवर के किनारे पर बैठ करके जो है तपस्या करने लगे। तो उनकी तपस्या से खुश होकर के जो है शिव और पार्वती ने जो है इस स्थान पर उनको दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद जो है माता पार्वती जो है इसे फिर समुद्र में ही अंतर ध्यान हो गई, और भगवान शंकर जो है चलते चलते आगे अंगारी में जाके बैठ गए। तो इसीलिए अंगिरस ऋषि के नाम से वहाँ का नाम अंगारी महादेव रखा गया, और यहाँ पर जो है माता जो है भगवती का स्थान बनाया गया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बदलते गया, फिर राजतंत्र आया यहाँ पर। तो राजा लोग जैसे ही इस स्थान पर आए, तो उस राजा और राजा की रानी यहाँ पर आकर के बैठ गए, यहाँ पर ये स्थान पर विश्राम करने लगे यहाँ पर। तो उस टाइम में लोग लड़की को शादी के बाद जो है कि हथियार भी दिया करते थे अपनी रक्षा के लिए। तो रानी जो थी कि दक्षिण भारत से थी, तो वो हथियार लेके इस स्थान पर आई, फिर यहाँ पर बैठे विश्राम करा, खाना पीना खाया, जलपान किया। फिर यहाँ से अगर दूसरी जगह पर चलने के लिए तैयार हुए तो फिर हथियार उठा नहीं पाए वो हथियार। अच्छा। हाँ, वो उठा नहीं पाए वो हथियार। तो फिर जो है फिर काफ़ी जांच पूछ करी उन्होंने आपस में कि फिर जांच पूछ करते करते जो है किसी पर देवी अवतरित हुई। फिर देवी ने कहा ये हथियार जो है वही मेरा दक्षिणेश्वर काली का हथियार है, वहीं दक्षिण भारत से आ रखा है हथियार, और ये हथियार जो है फिर अभी इसी स्थान पर रहेगा।
और यहाँ पर जो है कि देवी का स्थान है, इसलिए इस हथियार को यहाँ से हिलाया नहीं जा सका। तो चैत्र नवरात्रि में जो है यहाँ पर जो है अष्टमी को जो है मेले का आयोजन होता है। मकानों के निशान है, फाउंडेशन के निशान हैं, कहीं राजाओं के जो है अंदर ही अंदर सुरंग है जाने के, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, ये सब आज भी मौजूद है यहाँ पर। में राजा लोगों ने जो बनाया फिर ज़्यादा छेड़खानी भी हुई यहाँ पर। जैसे राजा लोगों ने अपना घर परिवार यहाँ पर बसाया, पूरे फौज यहाँ पर बसाई, तो आपस में कलह होने लग गया, आपसी विवाद शुरू हो गए। राजा लोग जो है आपस में लड़ने लग गए। इसका कारण यही रहा कि यहाँ पर जो है जैसा छुआछूत का होना, अपवित्रता का होना, इससे जो है फिर यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ी, तो फिर आपस में जो है फूट कलह इत्यादि होने लग गए। फिर राजा लोग आपस में एक जगह से मंदिरों से मूर्तियाँ उठा करके दूसरी मंदिरों में रखने लग गए। राजतंत्र तो बहुत बाद में है, उससे भी पहले के सिद्धपीठ हैं, आते हैं सभी जगह के लोग आते हैं यहाँ पर। दरअसल आज नजर आने वाला मंदिर मार्ग असल में राजा के गढ़ को जाने वाला मार्ग हुआ करता था। स्थानीय लोगों व आस्थावान लोगों के लिए यह मंदिर आस्था और विश्वास का केंद्र है। जगह जगह मार्ग पर नजर आती मानव निर्मित इन खाइयों के बारे में बताते हुए डॉक्टर सर्वेश उनियाल का कहना है कि यह खाइयां दरअसल राजसेना के मोर्चे हुआ करते थे। इसमें जो 7 मोर्चे हैं, ये इस सातों के सातों मोर्चे या 7 खाइयां एक दूसरे से कनेक्ट हैं और वो इसकी सुरक्षा दीवार का काम करती हैं। इसमें सैनिकों का इस तरह से प्लेसमेंट किया जाता था कि आक्रमण करने वाले या जो इस दुर्ग पे आक्रमण करने की कोशिश करें, उनको 7 मोर्चों में रोका जाए। और ये जो खाइयाँ थी, ये पहली खाई थोड़ा कम, दूसरी, और ये क्रम से ऊपर बढ़ती थी, और जो 7वीं खाई है वो काफ़ी गहरी है। अभी बाद में क्या हुआ है कि इसमें मिट्टी, गाद और ये पत्थर भरने से और इसका रखरखाव न होने से ये खाइयाँ कम हो गई हैं, लेकिन अभी इसमें 1-2 खाइयाँ ऐसी जो काफ़ी गहरी अभी भी दिखती हैं। आज भी ये मोर्चे बधानगढ़ी की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। प्रजा तक एक साथ एक ही समय पर राज आज्ञा, शाही घोषणा व आपातकालीन संदेश पहुंचाने के लिए भी राजा द्वारा एक खास व्यवस्था की गई थी, जिसे नौबत कहा जाता था। किले के एक सामने एक टापू है, उस टापू में जो मैसेज कन्वे करने के, पूरी वैली में लोगों को, जनता को मैसेज करने के लिए जो एक प्लेस, एक जगह है, वहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो है एक मैसेज कन्वे होता था। और वो मैसेज पूरी घाटी में जो लोग हैं, जनता है, उसके बीच में मैसेज, अगर राजा को कोई मैसेज देना होता था, उस स्थान से वो नगाड़ों के बजा करके या कोई संगीत या भोंपू, शंख, इस तरह की जो हमारी परंपरागत जो वाद्य यंत्रों के जरिए मैसेज करने की परंपरा थी, वो होती थी। और उसको कहते थे नौबत बजाने वाला स्थल। नौबत जो बजती थी, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर से ढोल या कोई मैसेज करना है, कोई सिग्नल दिखाना है, या कोई खतरा है, या कुछ राशन कम पड़ गई है, कुछ किसी भी तरह का जो संदेश है घाटी में जनता को पहुंचाने के लिए ये स्थल था। है तो ये स्थल मैसेज के लिए है। और ये पूरी दीवार है, ये दीवार है, जो दीवार देख रहे हैं आप, ये पूरा ऐसे कवर है, ये पूरा इसको कवर किए हुए जो पूरा टीला है जिसमें बधानगढ़ी है, गढ़ है, जिसमें ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा इलाका है जो ऐसे कवर किया। आप इसको ऐसे भी देखेंगे। कल्पना कीजिए उस वक्त को जब लकड़ी व चमड़े से तैयार वाद्य यंत्र नौबत का प्रयोग कर प्रजा को सूचित किया जाता रहा होगा। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में यह सब बातें सुनी सुनाई लगती हैं, लेकिन यहाँ नजर आने वाले जिंदा अवशेष इस बात के सच होने की गवाही देते हैं। इसके अलावा बधानगढ़ी मंदिर क्षेत्र में एक प्राचीन अश्व यानी घोड़ा मार्ग भी है, जो यातायात और परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता था। हालांकि आज यह मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ध्यान से नजर दौड़ाने पर यह पूरी तरह से तर्कसंगत दिखता है। ग्वालदम में ही भगवान बुद्ध को समर्पित
बौद्ध मंदिर भी है। खूबसूरत इस मंदिर का निर्माण खम्पा जनजाति द्वारा 70 के दशक में माना जाता है। ग्वालदम घूमने आए पर्यटक व भगवान बुद्ध में आस्थावान लोग इस स्थान पर पहुंच शांत चित्त होकर खुद को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जब अंग्रेजों ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों को देखा, वो इस क्षेत्र के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों का अध्ययन करने लगे। ग्वालदम से ही 22 किलोमीटर बागेश्वर जिले में स्थित बैजनाथ मंदिर एक प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। हिंदू धर्म को समर्पित यह मंदिर गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर गोमती नदी के किनारे स्थित है। बैजनाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा द्वारा किया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं ये मंदिर जो है कत्यूरी वंशी के राजाओं ने बनाए हैं। ऐसा मानना है कि जब शंकर जी कैलाश को जा रहे थे पार्वती जी को लेके, तो एक रात्रि इधर विश्राम किए। पूरे भारतवर्ष में एक साथ जोड़ा आपको यही दर्शन होंगे। जो पार्वती जी की मूर्ति है वो एक पत्थर से बनी है। उन्हीं में 26 देवी देवता और बने हैं। उनमें शंकर जी और पार्वती जी का शादी का पूरा दिखा रखा है। और ये टोटल मंदिर जो है 18 मंदिरों का समूह है, जिन्हें कोई नागर शैली बोलता है, कोई कत्यूरी शैली बोलता है। अच्छा। ये और जो 18 मंदिरों का समूह है उसमें फर्स्ट मंदिर जो है बाबा केदार जी को समर्पित है, जो इधर पड़ता है गणेश जी और केदारेश्वर। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इनकी मूर्तियाँ अभी तो फिलहाल हटा दी है पुरातत्व विभाग ने। मेन मंदिर जो है बाबा बैजनाथ शंकर जी को समर्पित है और माता पार्वती जी को समर्पित है। और एक चौथा मंदिर जो है ब्राह्मणी देवी को समर्पित है। अच्छा। और बाकी की मूर्तियाँ जो हैं एक जो क्लोज करके रखी है पुरातत्व विभाग ने। ये मंदिर जो था केदारनाथ जी के तर्ज में था, जो मुख्य मंदिर है। अच्छा। ये किसी कारणवश किसी जमाने में टूट गया था। अच्छा। बताते हैं कि यहाँ से इनकी ऊंचाई इतनी थी कि यहाँ से बागनाथ जी के दर्शन होते थे। यहाँ से बागेश्वर बागनाथ जी हैं। अच्छा। इनकी चोटी से वहाँ के दर्शन होते थे। ऐसे जो ब्राह्मणी देवी वाला मंदिर है उसी कारण बनाया कि वो ब्राह्मणी देवी की गाय यहाँ दूध दे जाती थी। अच्छा। तो एक दिन वो पीछा करते हुए आई कि मेरी गाय आखिर दूध कहाँ देती है करके। तो आप शंकर जी के में गौर से देखोगे तो उसमें दराती के निशान है, चोट के निशान है। तो जब उसमें से ब्लड निकला तो फिर यहाँ के राजाओं को बुलाया गया। फिर राजाओं ने क्षमा याचना मांगी। फिर शंकर जी बताते कि शंकर जी ने भी उनसे कहा कि रातों रात उन्हें मंदिर का निर्माण करना। बैजनाथ मंदिर नागर शैली में निर्मित है, जो उस समय की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का गर्भगृह पत्थर से बना है और इसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, जो हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। भारत की चाय संस्कृति की गहराई और उसकी ऐतिहासिक जड़ों का अन्वेषण हमें एक अनोखे सफर पर ले जाता है। जहां ब्रिटिश राज का प्रभाव और भारतीय जीवन शैली की समृद्धि का मिलन होता है। यह सफर हमें न केवल इतिहास की गहराइयों में ले जाता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की इस अद्भुत यात्रा के साथ हमें यह समझने का मौका मिलता है कि कैसे एक भूभाग की खूबसूरती और उसकी ऐतिहासिक महत्वता उसे वैश्विक पहचान दिला सकती है।